अच्छा वीडियो ऑन कर रखते हैं। फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। हम इसको कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं और किस तरफ इसको मूव ऑन करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इंग्लिश इज बेसिकली अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट, ओके। अगर हम इंग्लिश को ऐसा सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो एग्जैक्टली वही करते आएंगे जो अब तक करते आए हैं आप लोग, कि उसमें आप सब्जेक्ट की तरह उसको पढ़ेंगे, ठीक है, याद करेंगे, कॉपी में टेस्ट दे देंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन लर्निंग प्रोस्पेक्टिव के एतबार से आप कहाँ पर होंगे? यू आर ऑन अ जीरो लेवल, राइट। और इंग्लिश पढ़ने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्या आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? यस सर। ओके ओके, तो मैं आप लोगों को बेसिकली यही बता रहा था कि इंग्लिश का प्रॉपर यूज यही है कि आप उसको एज अ लैंग्वेज के तौर पे यूज करें, उसको बोलें, ठीक है। और इसका एक्चुअल पर्पस भी यही है आपकी डेली लाइफ में। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो आप इसको किस तरीके से यूज करते हो ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आप उसमें क्वेश्चन के आंसर तो नहीं लिखते, आप वहाँ ये तो नहीं बताते ना हु वाज किंग फैसल, हेलन केलर कौन थी, उन्होंने अपना जो है वो ग्रेजुएशन कैसे किया था, ये सब चीजें तो नहीं बताते। बट व्हाट डू यू टेल ओवर देयर? यू टेल अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर स्किल्स, अबाउट एनीथिंग, अबाउट योर सोशल लाइफ, ओके। यू डिस्कस ओवर देयर, आप वहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दैट यू लर्न इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ओके। तो जब आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इसको यूज कैसे करना है। इज दैट क्लियर? Is that clear? Okay. अच्छा, अब right now I just want to ask Iman, how are you? I'm fine, sir. How are you? I'm good, alhamdulillah. Alina, how are you? Sir, I am fine. How are you? I'm very good. Laiba, how are you? I am fine, sir. And what about you? I'm great, alhamdulillah. Sarah, how are you? I'm fine. How are you? Great. Okay, you all almost said that you all are fine. So I just wanted to know, why are you fine? Why are you fine? Confused हो गए आप लोग? Yes, sir. ओके, तो Yes, sir. हाँ एग्जैक्टली मुझे आइडिया है इस चीज का। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो जो जो चीजें आपकी रेगुलर होती है ना, यानी कि हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आई एम गुड एंड फाइन, ये हमारी वो इंग्लिश है जो हमने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट से सीखी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई रूटीन से हट के हमसे कोई बात कर लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये आंसर कोई मुश्किल नहीं है या ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू में अक्सर हम लोग कहते हैं कि और जनाब खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। We say this now. If I ask you why you are fine, you should have said by the grace of Allah, जो कि हम मोस्टली उर्दू में कहते हैं, राइट। अच्छा, अब मेरा ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? इन सारी बातों का एक ही कंक्लूजन है कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को उसके अकॉर्डिंग, उसके ग्रामर के मुताबिक और उसके यूज के मुताबिक सीखते हैं तो फिर आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होती कि आपको सोच के बोलना पड़े, ठीक है। अभी जैसे कि हम सोच के बोलते हैं, मिसाल के तौर पे जब हमें इंट्रोडक्शन करवाना होता है अपना, सो वी थिंक कि हमें बोलना क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हमें परफेक्शन हो किसी भी लैंग्वेज में, इन उर्दू इफ आई से यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप उर्दू में बड़े अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी? जब यही चीज आपको इंग्लिश में बोल दी जाएगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्लो तो नहीं आ रही? Clear है, sir.
ओके रुखसार बेटा आप क्लियर है सर। रुखसार बेटा आप जरा चेक करो कि माइक में या नेट में तो कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो अब मैं बेसिकली आप लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, और आप लोगों ने उसके आंसर देने, और सबसे बेस्ट चीज अगर नहीं आता तो सिंपल आपने इग्नोर कर देना क्वेश्चन को और बता देना कि सर मुझे आइडिया नहीं है, आप बता दें। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। ओके सर। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज होगा, जिसमें ज्यादातर इन्फोर्समेंट जो होगी वो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज के तौर पे सीखने की होगी, ताकि उसका यूज कहीं पर भी हो आपके, आप उसको प्रॉपरली डील कर लें, ठीक है। अगर सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो क्लासरूम के बाहर आपकी इंग्लिश जीरो हो जाएगी। ओके, Yes, sir. ऑलराइट, सो सर वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस? Sir, what? You can see on your screen. Tense. Yeah. Tense. What is it? ये क्या है? What is mean by tense? परेशान. परेशान. Sir, time. Yes. Tense means time. And can you tell me how many tenses do we have? Tense का मतलब जमाना होता है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास कितने जमाने? Past, present, future. वेरी गुड, थैंक गॉड आपने ये नहीं कहा अच्छा जमाना, बुरा जमाना, इमरान खान का जमाना, पीपल्स पार्टी का जमाना। थैंक गॉड यू डिडंट से दैट। ओके, यस यू आर वेरी राइट, वी हैव थ्री टेंसेस, दोस आर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, अच्छा अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और आप लोग जो है बड़े सोच समझ के उसको जवाब दिएगा, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग उसको बड़े अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ये जो तीनों टेंसेस हैं यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर मैं इनमें कोई एक कॉमन चीज निकालना चाहूँ या ये पूछना चाहूँ कि इन तीनों में ऐसी कोई एक चीज कॉमन बताएं जो इन तीनों में है, तो वो क्या हो सकती है? Anything which is common in all these three. जी अलीना, क्या लगता है क्या कॉमन होगा इनमें? सर शायद टाइम. ओके, ईमान आपको क्या लगता है? सर वर्ब. ओके, लाइबा आपको क्या लगता है? सर टाइम। टाइम लगता है आपको, ओके। अच्छा, रुखसार का आंसर भी यही है, टाइम। सारा आपको क्या लगता है? टाइम. ओके, यस वेरी गुड। इन तीनों में एक चीज जो कॉमन है वो है टाइम, ठीक है। ये तीनों टाइम ड्यूरेशन के बाउंडेड हैं और इनकी वजह से ही, इस टाइम की वजह से ही इन तीनों में डिफरेंस आता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो यस सर. आप लोगों ने जैसे कि अब तक टेंसेस पढ़े होंगे बचपन से लेके अब तक, ठीक है। टेंसेस से मुराद सेंटेंसेस यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, राइट? Yes, sir. Okay, now my question is, wait, let me mention it here. Indefinite. Okay, let's just start from here. What is indefinite or what is meant by indefinite? सर सिंपल सेंटेंस को ही नहीं कहते इंडेफिनिट. Okay, simple sentence, simple मतलब
एक कंप्लीट सेंटेंस जिसमें वर्ब वगैरह सब कुछ हो। तो कंटिन्यूअस इनकम्प्लीट होता है। नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना सर इसमें। कंटिन्यूअस में आईएनजी वाली होती है। But try to focus on my question. I asked what is meant by indefinite. What is the meaning of indefinite? Indefinite के meaning क्या होता है? मुश्किल क्वेश्चन किया मैंने? अच्छा चलें, ये दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। ये बताएं, इनडेफिनेट से मिलता जुलता वर्ड आपने क्या सुना? रुखसार बेटा, मेरा क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फोकस करो। मैं ना सिंपल टेंस पूछ रहा हूँ, ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्ब आता है या नहीं आता। मैं सिंपल सिर्फ एक वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पे देखें, इनडेफिनेट। मैं सिर्फ उसके मीनिंग पूछ रहा हूँ, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ ईमान, आपने कुछ कहा था। इनडेफिनेट से मिलता जुलता लफ्ज आपने क्या सुना है? इंडिटरमिनेट। ओके, व्हाट अबाउट डेफिनेट? डेफिनेट। इनडेफिनेट से मिलता जुलता लफ्ज डेफिनेट है ना? यस सर। डेफिनेट से मिलता जुलता वर्ड भी आप लोगों ने कई दफा सुना होगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली। है ना? कितनी बार सुना ये वर्ड, कितना कॉमन है? यस सर। ओके, तो मुझे एक काम करें, मुझे ये बता दें डेफिनेट की मीनिंग क्या होती है? डिसाइडेड, मतलब ट्रू और रियल। बिल्कुल सही बात की। लाइक हाँ, रियल कोई सही बात सही कहते हैं डेफिनेटली। ओके, अच्छा चले, लाइबा आप बताएं डेफिनेट की मीनिंग क्या होगा? लाइबा, अलीना, आप लोग। हाँ, सर वो जो डाउटफुल ना हो। ओके, आई एक्सेप्ट ऑल योर आंसर्स, बट लेट्स फाइंड आउट कि दूसरे बच्चे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी अलीना, आप क्या कहेंगी इस बारे में? सर मैंने कहा था कि एक मिनट, एग्जैक्टली शायद डेफिनेटली मैंने बोला। लाइबा, आपका क्या आंसर है? Sir, I think सारा, आपका क्या इस बारे में कहना है? इन डेफिनेट के मीनिंग सिंपल क्या होता है? डेफिनेट का मतलब चलें एक और आसानी कर देता हूँ मैं आप लोगों के, ठीक है। आप एक काम करें, आप लोग मुझे ये बताएं व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड पढ़ा होगा ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, राइट? हाँ। तो सॉलिड किसको कहता है? सर जो शेप जिसका स्टेबल हो। इसका शेप फिक्स हो मे बी। डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये वर्ड्स यूज करते हैं ना आप लोग, डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज, डेफिनेट वॉल्यूम।
So definite means what? Definite means something which is unchangeable, जो change ना हो, मुकर्रर हो, fixed हो, right? Chair is a solid thing. Am I right? Chair is solid because it can't change itself. It can't its shape, right? तो Yes, sir. हम उसे डेफिनेट कहते हैं. अब डेफिनेट के मीनिंग क्या है? डेफिनेट के मीनिंग है मुकर्रर. ओके, अब आ जाते हैं इनडेफिनेट. इनडेफिनेट का क्या मतलब होगा? उसकी कोई शेप ना हो. वेरी गुड. और जाओ, इसको और डिफाइन करने की कोशिश करो. डेफिनेट का मतलब है मुकर्रर. इनडेफिनेट का मतलब क्या होगा? सर डेफिनेट का मतलब मुकर्रर है, तो इंडेफिनेट का मतलब उसका अपोजिट होगा. वेरी गुड, 100% राइट. नाउ क्या होगा उसका मतलब? मुकर्रर का अपोजिट क्या होता है? गैर मुकर्रर. क्या होता है? गैर मुकर्रर. ओके, अब समझ में आया इनडेफिनेट क्या होता है? जी सर. सबको आ गया? हाँ भाई, सबको आ गया? Yes, sir. अच्छा भाई, मैंने तो अभी तक इनडेफिनेट समझाया ही नहीं है. मैंने तो सिर्फ वर्ड के मीनिंग बताए आप लोगों को. माशाल्लाह, सब मतलब पहले से ही समझ में आ गया. अमेजिंग, यू गाइस आर ग्रेट. मैंने तो सिर्फ वर्ड के मीनिंग बताए थे बेटा. मैंने तो टॉपिक समझाया ही नहीं है अभी. एंड यू थिंक यू नो ऑल द टॉपिक, राइट? ओके, सो वेयर डू वी यूज इंडेफिनिट? हम इंडेफिनिट सेंटेंसेस को कहाँ यूज करते हैं? नाउ द पॉइंट इज, where do we use indefinite sentences? तुक्का लगा सकते हैं, इस पे पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है. सर शायद जहाँ हमें कोई बात करनी हो लेकिन हमें यकीन ना, मतलब पता ना कि सही है कि नहीं. अलीना, वेरी गुड. लाइबा, आपको क्या लगता है कहाँ यूज करेंगे? रुखसार, आप भी बताइए. इनडेफिनेट सेंटेंसेस को हम कहाँ यूज करते हैं? Okay, let me tell you and let me give you an example. Okay, do you know how many pieces are there in a dozen? एक दर्जन में कितने pieces होते हैं? 12. Are you sure? Yes sir. 100% sure? Yes. एक बार दोबारा सोच लें, सही से सोच लें, फैसला कर लें. जल्दबाजी में, जज्बात में आके फैसला ना करें. एक दफा प्रॉपर्ली सोच समझ के जवाब दें. एक डजन में कितने पीसेस होते हैं? सर 12 ही होते हैं. पक्की बात है? मैं अगेन पूछ रहा हूँ, 11 होते हैं या 12 होते हैं? 12. देख लें, सोच लें. सब बच्चे यही कह रहे हैं कि यकीनन 12 ही होते हैं. सारा का जवाब नहीं आया अभी तक. अच्छा जी, ठीक है. तो आप सबका आंसर यही है कि आप लोगों ने क्या कहा है कि 12%. So you all are definite about this thing. आप कंफर्म है अब इस बारे में. So you are definite, right? आपका आंसर एक डेफिनेट कंटेंट है. सही है. लेकिन अगर इसी जगह मैं आपसे ये पूछ लूं कि 1 किलो आटे में कितने जर्रे आते हैं? ये तो नहीं पता. तो क्या आपका जवाब डेफिनेट होगा?
No, sir. Never. It will never be a definite answer. Why? It will be indefinite because you are not sure about the answer. ठीक है, आप लोग indefinite हो जाएंगे, यानी कि आप लोग श्योर नहीं है, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आप लोगों को कंफर्म नहीं है अपना आंसर, सो इस वजह से आप एक indefinite आंसर देंगे या एक indefinite सेंटेंस बनाएंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब पता चला कि हम indefinite sentences क्यों बनाते हैं और indefinite का मतलब क्या होता है. Yes, sir. ठीक है, अब आपको अगर कोई कहे पास्ट इंडेफिनेट तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में बोला गया है लेकिन उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको उसकी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए आप उसे पास्ट इंडेफिनेट कह रहे हैं. सही है? इज दैट क्लियर? Yes, sir. जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि मैं स्कूल गया था. अब मेरे इस जुमले के अंदर आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताया गया कि कब गया था, किस टाइम गया था, क्यों गया था, कैसे गया था, किस चीज पर गया था. ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता ना आपको, बस आपको एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि मैं स्कूल गया था, राइट? जब भी आपने उसे पास्ट इंडेफिनिट कहा है. इज दैट क्लियर? जब Yes, ये sir. सारी कहानी अब आपको पता चल गई कि इंडेफिनिट क्या होता है और इसके अंदर जो है वो उसका यूजेज क्या होता है, इसमें क्या टैक्टिक्स हैं, तब जाकर आप इसे आसान लफ्जों में कह देते हैं सिंपल सेंटेंस. ठीक है, वैसे मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं. वो मजे की बात ये है कि सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी अलग होती है, ठीक है, और जो ये इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं इनकी कैटेगरी अलग होती है. मैं अब आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट को मेरे क्लियर करिएगा आपको. ठीक है, सैमसंग का नाम सुना आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. सैमसंग कंपनी मोबाइल फोन्स बनाती है, ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ मोबाइल फोन्स बनाती है? Yes, sir. इसके अलावा कुछ नहीं बनाती? क्या आपने सुना नहीं है सैमसंग एलईडीज, जी सर, सुना है. सैमसंग वॉशिंग मशीन्स? सर्च करके देखिए, अगर आपने नहीं देखी तो माशाल्लाह यू विल बी शॉक्ड if you see Samsung washing machines. They are starting from 50,000 to 5 lakhs. ठीक है, तो जैसे कि एक सैमसंग कंपनी है और उसके मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, सही है, बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश में टेंसेस हैं और टेंसेस के अंदर दो तरह के ब्रांड हैं. एक ब्रांड क्या है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, दूसरा ब्रांड है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. खैर, आपका इनसे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस एक अलग ब्रांड है और इंडेफिनिट सेंटेंस एक अलग ब्रांड है. ठीक है, दोनों की शक्लें जरूर मिलती हैं. तो आप अगर इंडेफिनिट सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कह रहे हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए. ये जो हमने अभी इतनी सारी कहानियां अभी डिस्कस की है ना, ये इसी वजह से की हैं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि इंडेफिनिट सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस क्यों कह रहे हैं. वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब ये हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह सिंपल सेंटेंस का, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस को इंडेफिनिट क्यों नहीं बोलना चाहिए. ओके, आपसे अब जब भी पूछा जाए कि इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होता है तो आपका आंसर ये होना चाहिए, indefinite sentences are those in which we are not confirmed, we are not given the proper information, or something which is done in regular. तीन बातें करें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, कंफर्म ना हो, या फिर डेली रूटीन की कोई बात हो. ये तीनों में से कोई एक या तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? इंडेफिनिट सेंटेंस. ठीक है, Yes, sir. मेरी यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को?
Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. पक्का? No, sir. 100%? ओके, तो इंडेफिनिट आप लोगों को क्लियर हो गया होपफुली कि मैंने आपको शायद वो बात बताई है जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। रूटीन वाला सेंटेंस नहीं पढ़ा है मैंने आपको, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं, राइट? Yes, sir. अच्छा जी, अब आते हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त सी बात के लिए जो कि अक्सर बच्चों को बताई जाती है और बच्चे जो हैं वो उसको बड़े, you can say that they are following this thing for a very long time and they think that this is the only way to learn English. हमें बचपन में ये बताया गया था कि बेटा अगर आपको जुमला पढ़ना है कोई सा भी, तो आप उस के उर्दू जुमले के आखिरी लफ्ज को देखो और पता लगा लो कि ये कौन सा जुमला, जैसे कि ताती थे, दागी गे, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के वर्ड्स पढ़े हैं आप लोगों ने? ये वाली लॉजिक पढ़ी है आप लोगों ने Yes, sir. सेंटेंस के आखिरी में देखकर? अच्छा जी, ताती जी। हाँ, ये ताती थे वाला। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये ताती थे से इंग्लिश आनी होती और आप इसी से इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी कि आपने इंग्लिश का सेंटेंस देखा कि जैसे वो घर जा रहा था, तो आपने एंड में देखा रहा था, तो आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना दिया। अच्छा ठीक है, अगर हम अपने आप को इसी तरह से प्रैक्टिस करवा लेते हैं और हम इसमें परफेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें बिल्कुल 100% आइडिया हो जाता है कि सेंटेंस कौन सा है। And imagine you are going outside, okay, you're out of your home, you're somewhere in the market में, and a person comes towards you, he is an English person, कोई आदमी आपके पास आता है, वो शख्स इंग्लिश है यानी कि अंग्रेज है, and he started talking to you, और वो आपसे बातें करना शुरू कर, ठीक है? Let's say he started, how do you do, what's going on, actually I'm out of here, so would you like to tell me where's the main town, where's the city gate? इस तरह करके आपसे बातें करना शुरू कर दे, आप तो ताती थे ही ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इसी तरह से तो हुई है आपकी कि जुमले के आखिर में, उर्दू के जुमले के आखिर में ताती थे ढूंढो, गागी के ढूंढो, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। अब एक शख्स जो आपके पास आया ही ऐसे है कि जो आपसे डायरेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा है, तो ऐसे शख्स से आप इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? कॉल आ रही है। जी, क्या कहेंगे अब आप लोग? एनी आंसर? मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा था? मैंने ये कहा कि अब एक शख्स जो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और आपने प्रैक्टिस की हुई है वही ताती थे वाली, कि जिसमें आपने सेंटेंस के आखिरी में देखा था और फिर आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। तो अब आप कैसे उस शख्स को आंसर करेंगे? उस शख्स ने तो वो ताती थे बोले ही नहीं है। फिर हम आंसर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर क्या तरीका होगा? इसके अलावा वाला, इसके अलावा एक ही हल है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें, सो दैट यू नो व्हाट टू आंसर, बिकॉज द पर्सन हु इज स्पीकिंग इंग्लिश इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? आपको Yes. उर्दू से इंग्लिश में नहीं बोलना पड़ेगा, इंग्लिश से इंग्लिश में ही करना पड़ेगा आपको। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछें। सर आप हमारे स्कूल आएंगे दोबारा? वेल फिलहाल तो मैं अभी इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे स्कूल ओपन होते हैं, आई गेस अगस्त में तो नहीं होंगे, ये सितंबर में ओपन होंगे इंशाल्लाह, सो देन इंशाल्लाह आई विल कम।
हाँ भाई, तो अग्री करते हैं मेरे इस बात से कि आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, क्योंकि जो भी शख्स आपसे बात करेगा वो इंग्लिश में ही करेगा। और फिर आपको, अगर ये ट्रांसलेशन वाला मेथड है तो फिर आप पता है क्या मेथड अप्लाई करेंगे, पहले उसकी इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसकी उर्दू का आंसर खुद उर्दू में जनरेट करेंगे, फिर अपने उर्दू आंसर को इंग्लिश में जनरेट करेंगे। अब आप खुद सोचें, आप छोटे से टाइम के अंदर इतना सब कुछ कर लेंगे? ये मैं उस इंग्लिश की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। Do you think you can cover up these situations? आप इस तरह की सिचुएशन को कवर अप कर पाएंगे? नो। तो फिर उसका सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें, और उसका तरीक़ेकार भी यही है कि आप इंग्लिश को इंग्लिश रूल्स के जरिए पढ़ें, ना कि उर्दू रूल्स के जरिए। ठीक है, जब आप इंग्लिश को उर्दू रूल्स के जरिए पढ़ेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी क्लास की हद तक तो इंग्लिश बोल सकेंगे। आप मैं आम खाता हूँ को तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन जो इसके अलावा जो एडवांस लेवल की इंग्लिश है वहाँ के आप लोग बिल्कुल फंस जाएंगे। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार ये है बेटा कि आप लोगों को इस चीज को इग्नोर करना पड़ेगा कि ता ती थे गा गी गे और ये वाला ट्रांसलेशन मेथड इग्नोर करना पड़ेगा, और आपको इंग्लिश प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश तरीक़ेकार क्या है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, और वो है कि इंग्लिश के सेंस को समझा जाए, एक जुमले की नेचर को समझा जाए, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जुमला कहता हूँ, अब आप बताइएगा कि ये जुमला किस तरह का है। सही है? जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग क्लास में मौजूद हो और अचानक से एक शख्स जो है वो क्लास में एंटर हो। ही इज वेयरिंग अ कोट, अ वेरी गुड शर्ट, अ टाई, कॉम्ड हेयर, बड़े जबरदस्त से उसके हेयर जो है वो बने हुए हैं, एंड ही इज वेयरिंग अ शलवार। और मैं उस शख्स को कहूँ, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं तारीफ कर रहा हूँ उस शख्स की? बताइए, क्या मैं उस शख्स की तारीफ कर रहा हूँ? नो। लाइबा, आपको क्या लगता है, क्या मैं तारीफ कर रहा हूँ उस शख्स की? नो सर। रुखसार, आपका क्या मानना है इस बारे में? और सारा, आपको क्या लगता है, ये मैंने तारीफ की है? Obviously not. सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है मेरे, तो आप, मैंने सुना नहीं, तो आप दोबारा बोल देंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि जिसमें आप लोग क्लास में मौजूद थे, एक शख्स आपकी क्लास में एंटर हो रहा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा कोट पहना हुआ था, टाई पहना हुआ था, शर्ट पहना हुआ था बड़ी ज़बरदस्त सी, हेयर उसके बड़े अच्छे से कॉम्ड हुए हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो शलवार पहना हुआ था इस ड्रेसिंग के साथ, उसका ड्रेस कोड ऐसा था, और उस पर मैं उसे कह रहा था, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो क्या मैं उस शख्स की तारीफ कर रहा था? Obviously no, yes. मैं ऐसे शख्स की तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन आप देखें अल्फाज नोट करें, मैंने क्या कहा है, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ठीक है, जबकि ये तो हम तारीफ के लिए यूज करते हैं, ये अल्फाज तो तारीफ वाले ही थे। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस की नेचर क्या थी? टॉन्टिव थी। तो जब आप किसी भी सेंटेंस की नेचर को समझ जाते हैं, आपके लिए ट्रांसलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहती। देखें, हम कई सारे जुमले ऐसे बोलते हैं जिनमें हमारा मतलब कुछ और होता है, अल्फाज कुछ और होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक सेंटेंस कहते हैं, जैसे कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वही वो रहा रही रहे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, तो आप मेरे इस जुमले को क्या कंसीडर करेंगे कि मैं अगले हफ्ते लाहौर जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे सेंटेंस के एंड में आ रहा है रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आप मेरे सेंटेंस की नेचर को समझ गए
तो आप इस सेंटेंस को फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस मानेंगे सेंटेंस को, क्योंकि अगले हफ्ते जा रहा हूँ, इस हफ्ते नहीं जा रहा। ये डिफरेंस होता है वर्डिंग का और नेचर का। सो अगर आप लोग जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं, आई एम डैम श्योर कि आप लोग जो है बड़ी आसानी से इंग्लिश को ना सिर्फ सीख लेंगे बल्कि अपने रेगुलर यूज में भी ले आएंगे। और जो मेन चीज होती है ना कि इंग्लिश को सुन के समझना, ये क्वालिटी भी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑल दीज थिंग्स नीड प्रैक्टिस। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस मांगती हैं। और अब आप खुद इमेजिन कर लें कि आपके पास 24 आवर्स होते हैं और इन 24 आवर्स में आप लोग अगर 24 घंटे जागते रहें तो आप सिर्फ और सिर्फ उर्दू में बात करें, ठीक है। एंड इन दीज 24 आवर्स इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश फॉर ओनली इन एन आवर, 1 घंटे के लिए भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, सो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से होना बेहतर है, ठीक है। सो if you continue practicing it, or so I think you can feel improvement in yourself. Okay, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपसे अपना प्लान शेयर कर दूं कि आगे का अगर तरीक़ेकार रहेगा तो वो किस तरीके से रहेगा, क्लासेस कैसे होंगी और मेरा मेन टास्क क्या होगा, ठीक है। मेन टास्क हमेशा इंग्लिश लर्निंग रहेगी एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। कि आप जब क्लासरूम से बाहर निकलें तो आपके साथ आपकी इंग्लिश मौजूद रहे, ना कि ऐसा हो कि आपकी इंग्लिश क्लासरूम तक ही महदूद रह जाए और आप खुद बाहर जाकर अपनी इंग्लिश झाड़ रहे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट माय प्लान्स आर। सो बिकॉज टुमारो इज 14 अगस्त, मेरी वैसे तो कल क्लास होती, लेकिन 14 अगस्त की वजह से there's an off, ठीक है, ऑफ होगा। So inshallah see you next week. Till then take care of yourselves. Do remember me in your prayers. Till then take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.